हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया साहब। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होता है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। संरक्षण का मतलब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, सबसे पहला हेडिंग यहाँ पे दे रखा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। यानी डिफॉरेस्टेशन होता क्या। क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था डी का मतलब होता है रिमूव। यानी मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा लार्ज एरिया में हमारे पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वहाँ से पेड़ पौधों को काट कर हटाना ही कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं हम लोग और इससे हमें क्या लाभ मिलता है, समझिए। करेंगे क्लियरिंग फॉरेस्ट, जंगल को क्लियर करना, बाई कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काट कर, ऑन लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा पर, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। यानी बड़ी मात्रा में पेड़ पौधों को काट कर हटाना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन से क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन से हमें लकड़ियाँ मिल जाती है। बेसिक सी बात है कि अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो लकड़ियाँ तो अवश्य मिलेंगी। अगर वहाँ से पेड़ पौधों को हटा दिए मतलब वहाँ पे हमें ज़मीन मिल जाएगी, लैंड मिल जाएगी। किस लिए? वहाँ पे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, अपनी घरें बना सकते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। और वो ज़मीन मिली है उसका तो हम एग्रीकल्चर में काम ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन। क्या होता है वनोन्मूलन? यानी अपने लालच के अनुसार पेड़ पौधों को ज़्यादा मात्रा में काट देना वनोन्मूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। यानी अपने एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को बड़ी मात्रा में, वनों में से ट्री को बड़ी मात्रा में काट देना, नष्ट कर देना, वनोन्मूलन कॉन्सिक्वेंस कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंस होता क्या? देखो, अगर ज़्यादा मात्रा में हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो उससे क्या होता है। देखो, तुम्हें भी पता है कि पेड़ पौधे हमें हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना। अगर पेड़ पौधे नहीं है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम करेंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कम करेंगे तो ऑक्सीजन भी कम देंगे। यानी मनुष्य जो इस धरती पे रह रहा है, जो भी एनिमल्स रह रहे हैं, वह कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ पौधों पे डिपेंड है। अगर पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो क्या इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव हैं जो पेड़ पौधों पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से डिपेंड हैं, क्या वे रह पाएंगे? नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पेड़ पौधे नहीं ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इस पृथ्वी पर बढ़ रही है तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पृथ्वी पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कह रहा है कि इंक्रीज इन द टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है टेम्परेचर में इंक्रीज। एज वी नो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पेड़ पौधे करते हैं। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वो कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिफॉरेस्टेशन मीन्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज बाई ट्रीज ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कम उपयोग करेंगे पेड़ पौधे। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे कम है तो कम उपयोग करेंगे जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कह रहा है कि द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रैप द हीट रेज टू द सन रिफ्लेक्टेड बाई अर्थ। कह रहा है कि ये सन से आने वाली जो किरणें हैं, जो प्रकाश है, वह कार्बन डाइऑक्साइड से टकराएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इस हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा एटमॉस्फेयर में, जिससे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए होंगे। जब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा पेड़ पौधों के द्वारा तो इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। सही है, आगे देखो।
डिक्रीज इन द अंडरग्राउंड वाटर लेवल। ठीक है, कह रहा है कि जित धरती में पानी होता है ना, पानी होता है, अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है तो वह वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा। क्यों? अगर मान लेते हैं पेड़ है और उसकी जड़ें हैं, तो जड़ें क्या करता है, एब्जॉर्ब, वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। जब पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ पे ये जड़ें नहीं है, जड़ें नहीं है मतलब ये पेड़ नहीं है, तो ये जो वाटर की लेवल है ना, वाटर की जो ग्राउंड वाटर है उसकी लेवल और डाउन होती चली जाएगी। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्लांट एब्जॉर्ब अंडरग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स। अपने जड़ों के द्वारा प्लांट अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, सोखते हैं एंड रिलीज इट इनटू द एटमॉस्फेयर, और उसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। जैसे सुबह के टाइम में जब आप अपने खेतों की तरफ जाते हैं लोटा उठाकर या कुछ भी करने, समझ रहे हो हमारी बात को, तो क्या होता है कि उनकी पत्तियों से आप देखते होंगे कि बाहर पानी आया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में होगा तो हानिकारक होगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ज़्यादा मात्रा पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा बाहर निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में। इस प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। याद रखना, ट्रांसपीरेशन वे होता है पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा पानी की बूंद का वापस आना और एटमॉस्फेयर में चले जाना। ठीक है, दिस वाटर वेपर गोज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन। यह जो वाटर की वेपर है जो पेड़ पौधों की पत्ती के द्वारा बाहर आया हुआ है, वह बादलों में चला जाता है। गैस तो है, गैस हवा में उड़ जाएगा, बादल के रूप में बनाते चला जाएगा, और यह बादल आफ्टर सम टाइम रैन कराते हैं। द रैन वाटर गेट पर लोकेटेड इनटू द ग्राउंड एंड स्टोर एज अंडरग्राउंड वाटर। यह जो वाटर होती है वह ज़मीन के अंदर चली जाती है, वहाँ पे स्टोर हो जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। डिफॉरेस्टेशन मीन्स fewer trees result in the less rainfall which leads to a decrease in the underground level। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि कुछ ट्रीज बचेंगे। जब कुछ ट्रीज बचेंगे तो वो कम वाटर एब्जॉर्ब करेंगे अंडरग्राउंड वाटर को, और कम पत्तियों के द्वारा पानी को बाहर फेंकेंगे। जब कम फेंकेंगे तो कम बादल बनेगा, जब कम बादल बनेगा तो कम बारिश होगा, और जब कम बारिश होगा तो वाटर लेवल और नीचे चला जाएगा, बाढ़ का कारण भी है। आगे देखते हैं, the water holding capacity of soil decrease due to the deforestation, and the movement of water from the soil surface into the ground is reduced, which bring the flood। So deforestation reduce rainfall on the one hand and lead to the flood on other hand। कह रहा है कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे की जो जड़ें होती है वो ज़मीन के अंदर होती है, और ज़मीन के अंदर वो सॉइल को पकड़े रहती है, मिट्टी को पकड़े रहती है। जब बारिश आती है तो कटान नहीं होता है। अगर वहाँ से हम पेड़ पौधों को हटा देते हैं मतलब वहाँ पे कटान शुरू हो जाएगा। जब कटान होगा, बारिश ज़्यादा आएगी तो क्या होगी, मृदा का क्षरण होगा। देखो, एक हाथ में कह रहा है कि बारिश नहीं हो सकती अगर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं। अगर डिफॉरेस्टेशन करने के बाद बारिश भी हो रही है तो बाढ़ का कारण होगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ने वाला जड़ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मृदा का क्षरण होगा, मृदा का कटाव होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर पेड़ पौधे काट दिए तो डिजर्ट हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। करेक्ट, डिफॉरेस्टेशन मीन्स fewer trees which result in more soil erosion। कह रहा है कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बहुत कम ट्रीज बचे रहेंगे। जब बहुत कम ट्रीज बचे रहेंगे तो वह सॉइल इरोजन, मृदा क्षरण का कारण होता है। व्हेन द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज रिमूव। मान लीजिए ये धरती है, ठीक, और यहाँ की जो ऊपरी परत है ना, ऊपरी लेयर होती है जिस पर हम लोग साग सब्जी वगैरह उगाते हैं। अरे सीबीएसई वाले नहीं समझ पाएंगे, तुम समझो। तो ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पे देखिए,
फर्टाइल लेयर, जब इस लेयर को हम लोग रिमूव कर देते हैं तो द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज। जब हम लोग इस लेयर को हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं? अपने लालच के लिए कि हाँ चलो इस लेयर को हटा देते हैं, ये उपजाऊ हुआ फर्टाइल हटा देते हैं। जब हटा देंगे तो नीचे तो हार्ड पार्ट है ना, तो हार्ड पार्ट ऊपर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो क्या इस हार्ड पार्ट में हम किसी भी प्रकार के हम लोग क्या खेती कर पाएंगे? नहीं। This layer of soil has less humus and less fertile. Less fertile मतलब कम उपजाऊ हुआ था। Plant do not grow well in this less fertile soil. अगर इस पे हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं तो वो ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है, यहाँ की मिट्टी, उसमें मिनरल्स कम है। When the fertile land gets converted into desert and it's called desertification. कह रहा है कि जब कोई फर्टाइल लैंड, यहाँ पे देखिए ये फर्टाइल लैंड था हमारा, यहाँ पे पहला वाला देख सकते हैं और ये दूसरा वाला। कह रहा है कि जब हमारे पास फर्टाइल लैंड था, इसके ऊपरी भाग को हमने काट करके हटा दिया, मतलब यहाँ पे हटा दिया, ये फर्टाइल थी, वहाँ पे किसी भी प्रकार के पौधे उग सकते, हमने हटा करके सेकेंड नंबर बना दिया, तो ये कहलाता है डिजर्टिफिकेशन। व्हेन द फर्टाइल लैंड कन्वर्टेड इनटू डिजर्ट इज कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। एनिमल लाइफ इज अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। हाँ, बेसिक से अफेक्ट होगी। मान लीजिए कोई जंगल में रहने वाला शेर है, हिरन है, टाइगर है, या जितने भी जंगल पर रहने वाले जीव हैं, अगर वहाँ उनके घरों को हम लोग अफेक्ट करते हैं, उनके घरों को, अरे ये जंगल में रह रहे हैं तो उनका घर है ना, जब उनके घर को हम लोग काट के हटाएंगे तो हमारे घरों की तरफ आएंगे, वो भी अफेक्ट होंगे, हम भी अफेक्ट होंगे। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट फॉर मैनी वाइल्ड लाइफ। कह रहा है कि फॉरेस्ट जो होती है एक प्राकृतिक जगह होती है बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए। बर्ड्स एंड ट्रीज, बर्ड्स भी रहते हैं, ट्रीज भी रहते हैं। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स गेट्स डिस्ट्रॉयड। जो एन अच्छा, डिफॉरेस्टेशन के कारण जो हमारा नेचुरल हैबिटाट होता है, हमारा नहीं, जो पेड़ पौधे होते हैं, जो जंगल में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनका नेचुरल हैबिटाट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कतें अगर डिफॉरेस्टेशन करें, लेकिन आजकल ये लार्ज स्केल पे हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को लगाएं। कम से कम 1 ईयर में हम 2 से 4 पेड़ पौधे लगाएं। सर बहुत कम मत, अभी इतना तो करके लगा दे, इतना तो करके दिखा दे कि सर हाँ हमने इतना कर दिया है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को बचाना और जंगली जीवन को कैसे बचाते हैं, आइए देखते हैं। कह रहा है कि वी शुड कंजर्व, हमें कंजर्व करना चाहिए, हमें सुरक्षित करना चाहिए जंगलों को और जंगल में रहने वाले जीवन को। ठीक है। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता। इस धरती पर बहुत सारे जीव एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, आपने चींटी देखा होगा, आपने खरगोश देखा होगा, आपने रैट देखा होगा, आपने कैट देखा होगा, आपने डॉग देखा होगा। तो यह अलग अलग वैरायटी हैं एनिमल की। आपने आम में भी बहुत सारी वैरायटी देखा होगा, आपने लीची देखा होगा, आपने बहुत सारे प्लांट देखा होगा। तो ये कहलाते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो कि इस धरती पर, इस अर्थ पे पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ क्या रिलेशनशिप है, और उस एनिमल का हमारे इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, ये दर्शाता है बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। तो बायोडाइवर्सिटी, इस अर्थ पे बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट के स्पीसीज पाए जाते हैं, और वह एनिमल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आपस में कैसे रिलेशन बना के रखते हैं, और वही एनिमल हमारे इन्वायरमेंट के साथ किस प्रकार का रिलेशन दर्शाते हैं। टू प्रिवेंट इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट, कह रहा है कि उन जंतुओं को हम लोग बचाएं जो इस धरती से एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। सपोज दैट अगर मान लेते हैं हमारा
ये अर्थ है और अर्थ के किसी जगह पे इतना सा लैंड पाया जाता है। आप देख सकते हैं लैंड नंबर 1। यहाँ पर हमें 11 स्पीसीज पाए जाते हैं शेरों के। मान लो 11 स्पीसीज पाए जाते हैं। यह शेर अगर विलुप्त हो गए तो इस धरती से शेरों की संख्या या शेर ही विलुप्त हो जाएंगे। तो क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि इस इंडेंजर्ड गायब होने वाली प्रजाति को हम लोग बचाएं? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इस एक नंबर जंतुओं को उनके जैसे हैबिटाट दें, जंगल दें, हिरण को खाने दें, तब जाकर के इस धरती पर इनकी संख्या बच पाई। अन्यथा ये बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो इस धरती से गायब हो चुके हैं। जैसे आप नाम सुनेंगे बाली जवां कैस्पियन, जो कि एक टाइगर की प्रजाति है, ये गायब हो चुकी है। डोडो पक्षी इस धरती से गायब हो चुकी। सर ये कैसे गायब हो जाती हैं, हमें बताइए। अबे सुनो इधर, अगर ये 11 शेर है, अगर हम इनको मारते चले जाएं तो क्या ये खत्म ना होगी? आजकल पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, जंगलें कम होती जा रही है, जंगलें कटती जा रही है, तो कौन काट रहा है, कौन बर्बाद कर रहा है? मनुष्य, अपने लालच की वजह से। टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन नेचर। अब इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है? देखिए, अगर कोई जंगल है, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई जंगल है, इसमें केवल हिरन है और शेरों की संख्या है नहीं। पहले शेर थे लेकिन शेर को मार कर ख़त्म कर दिया गया, तो हिरन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जब हिरन की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा घास खाएगी, जब ज़्यादा घास खाएगी तो पेड़ पौधों की संख्या भी कम होगी, जब पेड़ पौधों की संख्या कम होगी तो भूख के मरती हुई सभी हिरन भी मरती चली जाएंगी। अबे समझो, अगर एक जंगल है उसमें शेरों की संख्या और हिरनों की संख्या बराबर है, लेकिन शेरों का मनुष्य ने मारते चले गए, हिरन की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जब हिरन की संख्या बढ़ती चली, घास फूस खाती है ना, शाकाहारी है ना, पेड़ पौधों को खाएगी। जब पेड़ पौधों को खाएगी तो वहाँ उस जगह के पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। जब उस जगह के पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हिरन एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और लड़ाई करने के चक्कर में मरती चली जाएंगी। मतलब इकोलॉजिकल डैमेज हो जाएगा। तो प्रकृति चाहती है कि हर एक चीज़ को बैलेंस करें। अगर सांप है तो सांप को भी खाने वाला कोई होना चाहिए, शेर है तो शेर को भी खाने वाला कोई होनी चाहिए, बकरा है तो बकरे को भी कोई खाने वाला होना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश अ प्रोटेक्ट एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। करा कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि एग्जिस्टिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज या एक्सटिंक्ट एनिमल को बचाने का, फॉरेस्ट लाइफ को, वाइल्ड लाइफ को बचाने का काम करती है। वह इस प्रकार के हैं, आगे देखते हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में यहाँ पे बताया है कि बायोस्फीयर रिजर्व इज लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया meant for the conservation of biodiversity and the traditional lifestyle of the people living in the area। तो बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व is a very large area that may contain other protected area like wildlife sanctuary and national park। बायोस्फीयर मतलब बहुत बड़े एरिया में, इतना बड़ा एरिया में हम जियो को, हम लाइफ स्टाइल को, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करेंगे और इसी में हमारा आ जाएगा नेशनल पार्क और इसी में आ जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में करें कि पचमार्सी बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क सतपुरा। करें कि एक जगह है जिसका नाम है पचमारी बायोस्फीयर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब बायोस्फीयर के अंदर ये आते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब देखिए उसके अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? सतपुरा नेशनल पार्क है। कौन सी सेंचुरी है? बोरी एंड पचमारी सेंचुरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए बच्चों, मान लीजिए दो जगह हम बना रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, एक जगह यह है और एक जगह यह है। इस पार्टिकुलर एरिया में केवल प्लांट रह रहे हैं, पी से प्लांट, और इस पार्टिकुलर एरिया में केवल एनिमल यानी ए रह रहे हैं। अगर इस पार्टिकुलर एरिया एक में केवल प्लांट रह रहे हैं और इस पार्टिकुलर एरिया दो में केवल एनिमल रह रहे हैं, तो पार्टिकुलर ए को हम लोग बोलते हैं फ्लोरा। क्या बोलते हैं? फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स प्लांट ही होता है, यानी एक पार्टिकुलर एरिया केवल प्लांट ही रहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्लोरा बोल सकते हैं।
और ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे केवल एनिमल रह रहे हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे फौना। क्या बोलेंगे? फौना। अगर ये दोनों एक साथ रह रहे हैं, यहाँ पे देखिए एनिमल भी और प्लांट भी दोनों एक साथ रह रहे हैं तो इसे बोलेंगे फ्लोरा एंड फौना। केवल प्लांट अलग रह रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्लोरा, और एनिमल अलग रह रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग फौना। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लांट दैट ग्रो नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड फ्लोरा एंड एनिमल विच लिव नेचुरली इन अ पर्टिकुलर एरिया कॉल्ड फौना। अगर दोनों एक साथ रह रहे हैं तो इसे हम लोग फ्लोरा और फौना के नाम दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे। चलिए एक दे रखा है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड एक्सक्लूसिवली अलग अलग इन अ पार्टिकुलर एरिया कॉल्ड एंडेमिक। कह रहा है कि किसी प्लांट और एनिमल का कोई भी स्पीसीज अगर अलग अलग पाया जाता है तो कहलाते हैं एंडेमिक स्पीसीज। फॉर एग्जांपल जायंट स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड बिशन आर द एंडेमिक फौना। फौना मीन्स होता है एनिमल और फ्लोरा मीन्स क्या होता है? प्लांट। एंड सा वाइल्ड मैंगो एंडेमिक फ्लोरा पासमार्सी बायोस्फीयर रिजर्व। याद रखेंगे। आगे देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। कह रहे कि द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटाट। कह रहा है कि मान लीजिए एक कोई हमारे पास लैंड है और ये नेचुरल हैबिटाट अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम शेर रखते हैं तो शेर रखते हैं मतलब वहाँ पे जंगल बनाना पड़ेगा। तो शेरों के लिए नेचुरल हैबिटाट क्या हो गया? जंगल। हिरणों के लिए नेचुरल हैबिटाट क्या हो गया? जंगल। ठीक है, तो ये कहलाते हैं नेचुरल हैबिटाट। अगर एक बड़ी एरिया पे हम नेचुरल हैबिटाट बना दें और वहाँ पे केवल एनिमल को रख दें, किसको रख दें? एनिमल को। एनिमल में कोई भी आ सकता है, हाथी, शेर, घोड़ा, ए टू जेड, वो कहलाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर कोई भी हंटिंग करता है, कोई भी किसी जीव को मारता है तो उसको पनिशमेंट किया जाता है और वहाँ पे हंटिंग बैन है। ठीक है। फॉर एग्जांपल के रूप में हम बात करेंगे संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि महाराष्ट्र में, याद रखना है संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र। भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान, भरतपुर राजस्थान। तो दो यहाँ पे आप लोग को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखा रखा है, संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र और भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे? राजस्थान पे। क्लियर। अब बात करेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वैसे नेशनल पार्क है। प्रिजर्व फॉर वाइल्ड एनिमल एंड देयर एनवायरमेंट एज वेल एज सैनिक ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट इन द एरिया। जैसे हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेम उसी तरीके से नेशनल पार्क है जिसमें हम जियो को रखेंगे एग्जाम्पल के रूप में। कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, गिर नेशनल पार्क गुजरात। याद रखेंगे दो यहाँ पे नेशनल पार्क दे रखा है, एक कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड और गिर नेशनल पार्क गुजरात। ठीक है। करेक्ट। एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब होता है ऐसे स्पीसीज जो इस धरती पे पहले थे अब नहीं पाए जाते, अब गायब हो चुके हैं तो उन्हें एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहते हैं। जैसे डायनासोर का नाम सुने होंगे, डोडो का नाम सुने होंगे, कैब लायन, आयरिश डियर एंड कैस्पियन टाइगर। हमने बताया ना बाली जमा कैस्पियन एक टाइगर की प्रजाति। तो ये कहलाते हैं एक्सटेंट स्पीसीज। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो धरती पर अभी भी पाए जाते हैं लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है, जो इस धरती से अब गायब होने वाले हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे इंडेंजर स्पीसीज। ठीक है। एक एग्जांपल ग्रेट इंडियन राइनोसोरस, टाइगर, स्नो लिपर्ड, एशियाटिक लायन। ठीक है, ये सभी के सभी यहाँ पर मैक्वी, ये सभी के सभी इंडेंजर्ड। एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जो इस धरती से गायब हो चुके हैं, जैसे हमारा डायनासोर, डोडो, लायन, कैब लायन, आयरिश डियर एंड कैस्पियन टाइगर। इंडेंजर्ड स्पीसीज ऐसे स्पीसीज जो इस धरती से गायब होने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द रेड डाटा बुक कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट।
एक आता है रेड डाटा बुक, आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा कि रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक वे होते हैं जो इंडेंजर्ड एनिमल को, इन गायब होने वाले एनिमल, गायब होने वाले प्लांट के डाटा रखता है, ठीक है, जो कि एक इंटरनेशनली लेवल पे चलता है। बाकी ये माइग्रेशन है, ठीक है। अब रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है, बस 2 है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द बर्ड्स विच मूव फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड प्लेस टू वार्मर प्लेस इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर विंटर इज कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड। अच्छा, माइग्रेटरी बर्ड भी कहलाते हैं। मान लीजिए इस जगह पर ज़्यादा कोल्ड है और इस जगह पर ज़्यादा हॉट है, तो इस एक नंबर पे अगर रहने वाले पक्षी ज़्यादा कोल्ड को सहन नहीं कर पाते हैं तो यह 2 नंबर पे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सर्दी, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। अगर कुछ ऐसे पक्षी हैं जो ज़्यादा सर्दी को नहीं सह पाती है तो माइग्रेट कर जाती हैं दूसरे जगह, तो इसे बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड, ठीक है। इसको पढ़ लेंगे। चलिए, आज की बात यहीं तक, बाकी बातें अगले चैप्टर में करते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है तो प्लीज़ आस्क मी एंड कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और नीचे अपना नाम लिख सकते हैं। माय नेम इज़ आदर्श, माय नेम इज़ आंचल, माय नेम इज़ जो भी हो आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए, आज की बातें यहीं तक, बाकी बात कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।